देखें, कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि दूसरी फर्म्स को ओन कर लेती हैं, ठीक है? ओन किस तरीके से करती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप किसी भी फर्म के शेयर्स को परचेज़ कर लेते, इक्विटी शेयर्स को, जिनमें कि आप के पास पावर्स होती है कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आप उनकी जो भी मीटिंग्स होंगी, उनमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जो भी फैसले होंगे, आप उसमें एम्पावर्ड हो, ठीक है? कि आपकी राय को शुमार किया जाएगा, ठीक है? अगर किसी फर्म ने किसी दूसरी फर्म के शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को परचेज कर लिया है, अब उसमें उन्होंने 3 ऑप्शन इस चैप्टर के अंदर आपको दी थी। एक तो ये ऑप्शन है कि आपने कुछ शेयर परचेज किए हैं जिसका कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक ऑप्शन ये है कि आपने इतने शेयर परचेज किए हैं कि उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, ठीक है? लेकिन तीसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास आपने इतने ज़्यादा शेयर परचेज कर लिए हैं कि आप उसकी मल्कियत में शामिल हो गए हैं। आप उसकी ओनरशिप्स के हवाले से आप उसके तमाम डिसीज़न्स अब आपने ही उसको करने हैं, ठीक है? अब ये 3 मुख्तलिफ से अब आपने क्या करना है, शेयर्स को भी परचेज़ करना है, शेयर्स के बारे में डिस्कशन होगी, कंपनीज़ के बारे में भी डिस्कशन होगी। अच्छा, जो कंपनी शेयर्स को ज़्यादा परचेज़ करेगी, दूसरी कंपनी के मिसाल के तौर पर ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर परचेज़ कर लिए 70%, ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए 70%, मतलब ये 70% जो शेयर उसने परचेज़ किए हैं ए कंपनी ने, तो उसको कहा जाएगा पेरेंट कंपनी। क्या कहा जाएगा? पेरेंट कंपनी। और बी कंपनी के शेयर परचेज़ किए गए हैं, उसको क्या कहा जाएगा? उसको सब्सिडियरी कंपनी कहा, ठीक है? वो एक पेरेंट कंपनी हो जाएगी और एक सब्सिडियरी हो जाएगी। अब कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा फर्म्स में परचेज़िंग की हुई होती है, शेयर्स को परचेज़ किया हुआ होता है, ठीक है? अब वो क्या कहलाती हैं? वो फिर ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ कहलाती हैं। वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़, ठीक है? वो एक ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है, क्योंकि वो 4, 5, 6, 8, 10 कंपनीज़ उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और एक पेरेंट कंपनी होती है, बाकी सारी उनकी सब्सिडियरी कंपनी होती है, ठीक है? अब इनके अकाउंट्स हम कैसे बनाएँगे? ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है कि हमने इन कंपनीज़ के अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है? उनकी फाइनेंशियल्स किस किस तरीके से बनेगी, उनकी बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, वो किस तरीके से बनेगी, ठीक है? और अगर इन कंपनीज़ का आपस में कोई ट्रांज़ैक्शन होती है, मिसाल ए कंपनी ने बी कंपनी से, जो कि उसने ओन की हुई है, उससे अगर कोई चीज़ सेल की है या परचेज़, तो उसकी एंट्रीज़ किस तरीके से हों, ठीक है? ये तमाम इस पूरे चैप्टर का जो लबे-लबाब है वो यही है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया, कंसोलिडेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इसका क्या है? अब उसने बताया टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद उन्होंने ग्रुप की है, ग्रुपिंग के बाद कॉज़ के किस वजह से ये ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये एक चीज़ और बताई है कि ये स्टैंडर्ड कौन-सा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है, ठीक है? फिर उसको एक्सप्लेन किया गया कि आपने उसको कंट्रोल किस तरीके से करना है, ग्रुप अकाउंट आपने किस तरीके से बनाना है, और उसको आपने ये जो प्रिंसिपल्स हैं और आपने बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, ये सारा कुछ आपने उसको किस तरीके से करना है, ठीक है? उसके साथ आपने अगर गुड्स सोल्ड किए हैं सब्सिडियरी टू पेरेंट या पेरेंट टू सब्सिडी, आपने उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। बस ये इस चैप्टर है और इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव भी इसका यही हो गया। अब मैं अब इसको जल्दी-जल्दी आपको बता दूँ कौन-कौन सी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, ताकि फिर हम उसके बाद इसको देख लें। अच्छा, यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये सारा कुछ किस लिए किया जाता है? ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, ठीक है? अगर कोई पेरेंट कंपनी किसी दूसरी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर परचेज़ भी कर लेती है, वो किस लिए कर रही होती है? ग्रोथ के लिए, ठीक है? ताकि उनकी ग्रोथ हो, उनको पता चले कि हम इस फील्ड में भी हम इन हो चुके हैं, ठीक है? और फिर क्या होगा कि बी कंपनी की जो ओनरशिप है वो भी उनके पास आ जाएगी और उसके साथ-साथ डिसीजन मेकिंग में भी वो शामिल होंगे। ये 4-5 पॉइंट मेन पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से कि एक फर्म दूसरी फर्म के मेजॉरिटी शेयर्स को परचेज़ कर लेती है, ताकि उसको मुकम्मल तौर पर होल्ड हो जाए उस कंपनी पर, ठीक है? अच्छा, एक तो ग्रोथ हो गई, दूसरा क्या कह रहे हैं वो इंटरनल एक्सपेंशन है कि कंपनी ने इंटरनली तौर पर अपने आप को बढ़ाना है, क्या ठीक है? इंटरनली तौर पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ा देना है, ठीक है? और या फिर एक्सटर्नली एक्सटर्नली ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपने बैरूनी तौर पर अपने आप को एक्सपैंड करना। वो किस तरीके से होगा कि आपने एक या एक से ज़्यादा फर्म से शेयर्स को
परचेज कर, इस तरीके से इनकी ग्रोथ हो जाती है। अब इन्वेस्टमेंट है, अब देखें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब 3 तरीके की आप इन्वेस्टमेंट कर, पहला कि 50% से ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी भी दूसरी फर्म के अंदर, दूसरी है 20 to 50%, और तीसरी आपके पास है 0 to 20। ठीक है, जो 50% से ज्यादा है वो क्या होगा, वो मुकम्मल कंट्रोल होगा, मुकम्मल 100% कंट्रोल उसका होगा, कि जब भी कोई फैसला होगा उसके बगैर फैसला नहीं हो सकता। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि उसकी इन्फ्लुएंस है और इस हद तक है कि वो फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है, फैसला कर नहीं सकती। देखिए पहले में क्या है कि मुकम्मल फैसले का इख्तियार उन्हीं के, मुकम्मल फैसला वही करेंगे। दूसरे में वो फैसला कर नहीं सकते लेकिन फैसले पर असरअंदाज हो सकते, जबकि तीसरे में क्या है, नो इन्फ्लुएंस, किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कि अगर आपने 20% से कम शेयर किसी फर्म के परचेज किए हैं तो आपका कोई उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 20 से 50% शेयर किसी दूसरे फर्म के परचेज किए हैं तो क्या होगा कि आपका इन्फ्लुएंस होगा डिसीजन पर, और अगर आपने 50% से ज्यादा परचेज किए हैं तो आपको मुकम्मल कंट्रोल होगा। ठीक है, ग्रुप की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप बनाने का मकसद क्या होगा कि आपने टैक्स बेनिफिट अचीव करने हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है, एडवांटेजेस गेन करने हैं गुडविल के। मिसाल के तौर पर ये क्या होगा कि अगर आप किसी ऐसे फर्म के साथ लिंक हो जाए उसकी गुडविल ही इतनी ज्यादा अच्छी है तो उससे आपको क्या होगा कि आपकी अपनी जो प्रोडक्ट है या जो आपकी अपनी फर्म है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी गुडविल बहुत ज्यादा है। उस जैसे कोई अटैच होगा तो उसको भी ये कहते हैं वो भी ग्रोथ में शामिल हो जाएगी। पेरेंट कंपनी यहाँ पर डेफिनेशंस हैं। पेरेंट क्या है, वन और मोर सब्सिडरी, ऐसी कंपनी, ऐसी एंटिटी जिसकी एक से ज्यादा सब्सिडरी हो उसको पेरेंट कहा जाता है। सब्सिडरी क्या है, ऐसी कंपनी जो के कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी, किसी दूसरे के कंट्रोल में हो। सिंपल यही है कि जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स होंगे वो पेरेंट होंगे, ठीक है, और जिसके शेयर्स होंगे वो उसकी सब्सिडरी कहलाएगी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की क्या मुराद है कि उसके पास कंट्रोल नहीं हो लेकिन उसका इन्फ्लुएंस होगा उनके डिसीजन पर। ठीक है, पावर ऑफ पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड पॉलिसी डिसीजन ऑफ एन एंटिटी बट इज नॉट कंट्रोल वन दोस पॉलिसी, इन पॉलिसीज पर उसका कंट्रोल नहीं होगा। इन्फ्लुएंस तो होगा, पावर भी होगी, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके लेकिन कंट्रोल नहीं होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो कि हमारा टॉपिक है, क्या है कि आपने अगर उस फर्म के अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपने क्या करना है कि ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है जिसपे कि दोनों का इम्पैक्ट उसमें शामिल हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप के सब्सिडरी भी उसमें शामिल है और पेरेंट भी शामिल। कंट्रोल का मैंने आपको वैसे बता दिया है। कंट्रोल यहाँ पर क्या कह रहा है, द पावर ऑफ गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी सो एज टू ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स। कंट्रोल का सिंपल मतलब यही है कि आपने उसके एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लिया है और जितने भी डिसीजन मेकिंग के मामला हैं, इकोनॉमिक हैं, फाइनेंशियली हैं, जो भी उसके ऑपरेशन हैं वो जो इसने कंट्रोल किया हुआ है वही करेंगे। अब कंट्रोलिंग को यहाँ पर उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि 1/2 ऑफ द वोटिंग राइट, मतलब क्या है कि 50% से ज्यादा, सिंपल सी बात है ये। वो ये फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज को वो डील करेंगे, एग्रीमेंट्स वगैरह के हवाले से भी। अपॉइंट भी कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार होगा, अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। किसको, मेंबर्स को, किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल करने से बात यह है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है, और जो कंट्रोल कर रहा होगा ये सब उसकी तरफ से होगा। ठीक है, और कास्ट करना, मेजोरिटी ऑफ वोट एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स में वोट को कास्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है, उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि क्या की है, रॉक लैंड कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, ओस की है, फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनी। मिसाल भाई ये आर कंपनी है और उसने ए, सी और बी कंपनी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट, अब उसने इक्विटी शेयर इतने इतने परचेज किए हैं, ए कंपनी के 80%, बी कंपनी, सी कंपनी के 25% और बी कंपनी के 45%। और नॉन इक्विटी शेयर आपने उसमें कितने लिए हैं, ए के नील है, सी के 80% है और बी के 25% है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बताएं, और उसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं, आर कंपनी आल्सो अपॉइंट 5 ऑफ द 7 डायरेक्टर ऑफ बी। अब देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल बी कंपनी के 7 डायरेक्टर हैं, टोटल बी कंपनी के कितने हैं, 7 डायरेक्टर हैं, और आर कंपनी ने उसमें से 5 डायरेक्टर अपने मुंतखब करवाए हैं, यानी कि अपॉइंट करवाए हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, कौन सी कंपनी सब्सिडरी है और कौन सी कंपनी सब्सिडरी नहीं है। एक्वा ए ओनली, सी ओनली, या ए एंड बी, या ऑल ऑफ
देम। अब सिंपल बात ये है कि इसने 80% इक्विटी शेयर इसके परचेज किए हैं। सिंपली बात हो गई कि ये इसकी सब्सिडियरी है और आर क्या है, पेरेंट। ठीक है, भले ही इसके नॉन इक्विटी शेयर नील है, लेकिन चूंकि इक्विटी शेयर जिनमें के डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो 80% है, वो 50% से ज्यादा है, तो ये उसकी सब्सिडियरी है ए कंपनी। सी में क्या है, 25% है इक्विटी शेयर। ठीक है, लेकिन नॉन इक्विटी शेयर कितने हैं, 80%। लेकिन नॉन इक्विटी शेयर्स आपको पता है कि ये डिसीजन मेकिंग पावर्स में इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 25% इक्विटी शेयर है, तो मतलब कि उसकी ये सब्सिडरी नहीं है, 50% से कम है और ये सब्सिडरी नहीं है। अब बी कंपनी क्या है, 45% उसने शेयर्स को एक्वायर किया है, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहा है कि बी कंपनी के उसने 7 में से 5 डायरेक्टर्स भी अपॉइंट। समझ रहा है कि 45% शेयर भी हैं, भले ये 50% से कम है, लेकिन डायरेक्टर्स में कितने हैं, 50% से ज्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी उसकी सब्सिडरी होगी और ये उसकी पेरेंट। ठीक है, तो हमारे पास इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज, ठीक है। अच्छा, ग्रुप अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं कि आपने जितनी भी उसकी सब्सिडरी फर्म्स हैं, आपने उसके जितने भी अकाउंट्स हैं आपने उनको कंबाइन कर लेना है। ठीक है, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विच मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल एंटिटीज इन द ग्रुप कंबाइन। आपने उसको क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है, तो आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बन जाएंगे। यहाँ पर भी वही कह रहा है, कंबाइन देयर प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, इनकम को भी आपने कंबाइन कर लेना है और फाइनेंशियल पोजीशंस को भी आपने कंबाइन कर लेना है, किसकी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वाले से भी। प्रॉफिट को भी और एसेट लायबिलिटीज को भी आपने कंबाइन कर लेना है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा कि आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी ऑफ द ग्रुप एज ए होल, पूरे ग्रुप की। यानी कि मिसाल कहते हैं ना कि ये नेस्ले ग्रुप के है और ये हिलाल ग्रुप है। अब देखना, हिलाल ग्रुप ने कितनी सारी उन्होंने चीजें की हुई हैं, वो ऑयल भी बना रहे हैं, वो निम्को भी बना रहे हैं, वो चिप्स भी बना रहे हैं, वो पापड़ भी बना रहे हैं, 3600 आइटम्स है ना, हर चीज के फर्म्स अलग अलग है, लेकिन क्या है, उन्होंने पूरा का पूरा एक ग्रुप बना लिया है। अब इससे क्या पता चलेगा, प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि इस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस कितनी है। ठीक है, और डिस्क्लोज किया जाएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज अ सिंगल यूनिट। पता चलेगा कि इस पूरे ग्रुप की एज ए सिंगल यूनिट इसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। लायबिलिटीज के बारे में पता चलेगा, लायबिलिटीज ऑफ द ग्रुप क्या है, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पता चलेगा कि कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज ने उनको कंट्रोल किया हुआ है। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कौन कौन सी चीजों में ये इन्वॉल्व नहीं होगा। पहली चीज, द पेरेंट सेल्फ आ होली ओन्ड सब्सिडरी। पेरेंट खुद किसी की सब्सिडरी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर बी कंपनी ने सी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर दिए। ठीक है, बी कंपनी ने सी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए। अब बी कंपनी पेरेंट कंपनी हो गई और सी कंपनी उसकी क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। लेकिन ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए। ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए। अब बी कंपनी एज इट इज खुद सब्सिडरी, बी कंपनी एज इट इज खुद सब्सिडरी हो, सी के हवाले से तो पेरेंट है, लेकिन ए के हवाले से क्या, वो सब्सिडरी है। यहाँ पर वो यही बात कर रहा है। अच्छा, इसके साथ वो क्या कह रहा है कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ट्रेड ना किए जाए पब्लिक मार्केट के अंदर, तब भी जरूरी नहीं है। और यहाँ पर फिर वही बात है कि इंटरमीडिएट जो पेरेंट है वो क्या है, फ्लैश स्टेटमेंट अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, तो वो भी यही वाली बात हो गई यहाँ पर। हाँ जी, उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, कि सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल ये है कि उसके तमाम पोजीशंस को बताया जाएगा, तमाम एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में भी बताया जाएगा, सब्सिडी की भी और पेरेंट फार्म की। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको शो कैसे करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट की हुई होगी वो रिप्लेस कर दी जाएगी उसके नेट एसेट्स के साथ, सब्सिडरी के नेट एसेट्स के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट होगी, मिसाल ए ने बी के अंदर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 50% ज्यादा शेयर लिए, और सी के क्या है, वो सबसे सी के क्या हो गए, वो एसेट हो गए ना, क्योंकि उसने तो वो शेयर सेल आउट कर दिए, उसमें पैसे आ गए, वो उसकी क्या होगी, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, पेरेंट की और सब्सिडरी की क्या है, एसेट्स है, उसको रिप्लेस कर लिया जाएगा। नेट एसेट्स पे क्या करेंगे, आपने पेरेंट और सब्सिडरी, ये पीस में पेरेंट है और ऐसे बड़ा सब्सिडरी है, इनके को आपस में प्लस कर लेना है। और जो शेयर कैपिटल होगा ग्रुप का वो क्या होगा, इक्वल होगा, ये पेरेंट, जारी बात है, जो पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उसी के इक्वल होगा। एंड रिटेन अर्निंग प्रॉफिट और कंप्राइजिंग प्रॉफिट ग्रुप का जितना भी होगा उसको क्या होगा, आपने हिस्टोरिकल प्रॉफिट जितना भी हुआ है पी का, पेरेंट का भी, और प्रॉफिट मेड बाय सब्सिडरी, ठीक है, उन सबको आपने एड अप कर लेना है। एंट्री सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, शेयर कैपिटल और डेफर्ड लायबिलिटी आपने उसको क्रेडिट कर लेना है। आपको लायबिलिटी क्रेडिट होगी, आपने उसको क्रेडिट करना है, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपने डेबिट कर लेना है। यहाँ पर जस्ट वही उन्होंने एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर एक अब देखें यहाँ पर एग्जांपल 2 हो गया, खैर आगे सारे एग्जांपल्स ही हैं और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताए हुए हैं। जितना भी आगे पूरा चैप्टर है, आपको बस ये बात अगर समझ में आ गई तो समझिए आपका काम हो गया। अच्छा, फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन सी दैट द ए कंपनी कंट्रोल ओवर दिस शुड मीन दैट वी इमीडिएटली कंसीडर एडिंग टुगेदर 100%। आपने 100% उसको ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर सोल्यूशन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अल्ताफ कंपनी एक्वायर्ड 80%। क्या कह रहा है, ए कंपनी ने 80% एक्वायर किया है किसको, सी कंपनी को। अब उनके जो एक्सपेक्ट हैं वो क्या है, वो नीचे उन्होंने बताए हैं। अल्ताफ एंड कंपनी के रिसीवेबल कितने हैं, 50,000, 30,000, और लेबिलिटीज कितनी है, पेबल कितना है, 70,000 और 42। और एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग ड्यूरिंग द ईयर, अल्ताफ कंपनी रिसीवेबल बैलेंस इंक्लूडेड एज अमाउंट फ्रॉम ड्यू फ्रॉम सी कंपनी। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया है, उन्होंने बता दिया कि उसके रिसीवेबल इतने हैं और पेबल इतने हैं, और ए कंपनी ने सी कंपनी को ओन भी कर लिया, 80% उसने शेयर भी परचेज कर लिए। अब वो कह रहे हैं कि ए कंपनी ने कंपनी के जो 4600 रुपए देने थे वो भी इस रिसीवेबल में लेबिलिटीज में शामिल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमने शुरू से ही पहले बात पढ़ी थी कि जितने भी रिसीवेबल्स और पेबल्स है हमने उनको एड अप कर लेना है। तो ये देखिए 50,000 और 30,000 हमने एड अप कर लिया रिसीवेबल्स में, पेबल्स में 70,000 और 42,000 हमने उसको एड अप कर लिया। अब दोनों में से हमने 4600 रुपए माइनस कर देने हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके पेबल में शामिल है और ये इसके रिसीवेबल में शामिल है, किसी और थर्ड पार्टी में ये चीज शामिल नहीं है। ये जो 42,000 30,000 शामिल है रिसीवेबल पेबल, ये इसमें 4600 शामिल है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से इसलिए इसको हमने माइनस करके यहाँ पर टोटल लिख लेना है। तो यहाँ पर टोटल जवाब आ जाएगा सी 74,000 और डी आ जाएगा 75,400 और 107,400। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सारी एग्जांपल ऐसी हैं, आगे बात थोड़ी सी उन्होंने एक्स्ट्रा वो दी है बैलेंस शीट के हवाले से, तो अदरवाइज बाकी सारी एग्जांपल्स ऐसे ही हैं। ठीक है, ये सिंपल है, बैलेंस शीट में भी आपने चीजों को एडअप कर लेना है और उसको वैसे कर लेना है। ये सारा आगे एग्जाम्पल टाइम हो चुका है, ये सारी एग्जाम्पल्स ही हैं, सारी एग्जाम्पल्स हैं, पूरा के पूरा चैप्टर एग्जाम्पल से पढ़ा हुआ है और साथ में उसका सोल्यूशन भी साथ गिवन है, और अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स ही समझाई है।